बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पार्ट 7 पढ़ेंगे ऑडिट प्लानिंग के फ़ेज़ का। और जैसा कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था जिसमें हमने मुख्तलिफ़ फॉर्म्स वगैरह यूज़ किए थे, ऑडिट की परमानेंट फ़ाइल के बारे में हमने बात की थी कि परमानेंट फ़ाइल जब ऑडिटर मेंटेन कर रहा होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें अरेंज कर रहा होता है। इनफैक्ट जो पिछले हम चैप्टर का अगर रिव्यू करें तो उसका ये मकसद था कि देखें, ऑडिटिंग एक ऑडिटर के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब एक आप काम करते हैं तो साथ में दूसरा आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपको याद नहीं रहता कि आपने पहले क्या काम किया था। तो हर चीज़ को एक बड़ी सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में रखने के लिए ऐसी तरतीब से रखना कि ऑडिटर पे ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और वो अपनी ड्यूटी भी अच्छी क्वालिटी के साथ ऑडिट करे और क्वालिटी इंश्योर करे कि उसने जो वर्क किया है क्वालिटी एश्योरेंस उसमें एलिमेंट ज़रूरी तौर पे और बड़ी क्वालिटी वाइज शामिल है। तो इसके लिए परमानेंट फ़ाइल जो है, जो पीएफ फॉर्म हमने मुख्तलिफ परमानेंट फ़ाइल्स के जो हमने पढ़े थे, वो उसके लिए एक गाइडलाइंस होते हैं, उसके लिए एक बड़े टूल के तौर पे काम करते हैं जो उसको फ्यूचर में अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको ईजी करने के लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑडिट प्लानिंग फ़ेज़ कि जब ऑडिटर एक ऑडिट करने के लिए जाएगा तो प्लान में वो क्या क्या शामिल करेगा। अब देखें, एक ऑडिट प्रोग्राम या प्लान जो होता है, प्लान से ही काम स्टार्ट होता है। आपका लाइफ में क्या प्लान है, आपका आज के दिन के बारे में क्या प्लान है, तो ये बड़ा मैटर करता है। जो प्लान होता है उसी को ही बंदा जो है टाइम अच्छे तरीके से, आपका अच्छा प्लान होगा तो आप अच्छी एग्जीक्यूशन करेंगे, अच्छे तरीके से उसकी परफॉर्मेंस होगी। अगर आपका प्लान में ही लूप होल्स हैं तो आप प्लान में ही फंसे रहेंगे और फिर आपके रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं होंगे। एक मकूला भी है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर चीज़ इनपुट अच्छी नहीं होगी तो आउटपुट अच्छा नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको जो प्लानिंग फ़ेज़ में ऑडिटर को अपनी अच्छे प्लान करने चाहिए, अच्छी चीज़ें उसमें डालनी चाहिए। जो जो अच्छे प्लान में एलिमेंट आते हैं उनको कंप्लीट करेगा तो उसका आगे एग्जीक्यूशन भी अच्छी होगी और उसकी रिपोर्टिंग भी अच्छी होगी और ओपिनियन में भी फ्लॉलेस होगी। उसमें बाद में कोई उस पर फर्दर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ऑडिटर भी एक ऐसा ऑब्जेक्शन ले लेता है जिस बनता ही नहीं था तो उसमें बाद में एम्बेरसमेंट की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। एक ये कि हम इस चैप्टर में आगे जाने से पहले जो पिछला हम चैप्टर पढ़ रहे थे परमानेंट फ़ाइल का, उसमें हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े थे। उसके मैं थोड़ा सा आपको व्यू दे दूंगा, आप उसको डिटेल में ख़ुद देखना चाहे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम उसका जो डिफरेंट हमने फॉर्म्स पढ़े थे उसके हम एक व्यू कर लेते हैं। पहले ये पहला हमने पढ़ा था ऑडिटर जनरल पाकिस्तान परमानेंट फ़ाइल का, जो देखा था परमानेंट फ़ाइल इंडेक्स चेकलिस्ट जिसमें थी, और इसको परमानेंट फ़ाइल का नाम देते हैं। इसमें देखें, इसमें एक चेकलिस्ट है कि पीएफ फॉर्म कौन सा है, अपडेट कंट्रोल शीट। पीएफ फॉर्म 1 जो होता है स्टेटस ऑफ द एंटिटी के साथ डील कर रहा होता है, और जो आपका पीएफ फॉर्म 2 है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के एलिमेंट होती हैं। इसके अलावा पार्ट 3 जो है उसका पीएफ फॉर्म का लिस्ट ऑफ ऑडिटेबल लोकेशंस हैं, जो एक एंटिटी की और जो लोकेशंस होती हैं जहाँ पे उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, जहाँ पे उसके एसेट्स होते हैं, उनके बारे में मालूमात होती हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट्स होते हैं जिसमें आपको बैंक के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। इसके बाद लिस्ट ऑफ ऑथोराइज्ड सिग्नेचरीज, जो इंडिविजुअल अथॉरिटी रखते हैं, जो साइन कर सकते हैं, उनकी एक लिस्ट होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में एक चेक लिस्ट होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम, जो आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड कौन सा है और अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन। इसके अलावा की कॉन्टैक्ट्स वगैरह, वो इंडिविजुअल्स जो आपको टाइम टू टाइम आपकी हेल्प आउट करेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन है वो उसका आंसर देंगे, जो अपने एरियाज़ को देख रहे हैं और वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं, और उनके पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होने चाहिए। ये भी एक फॉर्म आपको गाइड करेगा। इसके अलावा सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वगैरह भी आपने देखनी। ये सबसे पहला फॉर्म है, फॉर्म पीएफ। इसके बारे में क्या है, फ़ाइल अपडेटेड बाय नेम उसका होगा और उसकी डेट होगी, फिर फाइल अपडेटेड बाय डे और उसकी डेट वगैरह आपने मेंशन करनी कि ये सारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा का कोई एक इन्होंने ऑडिट किया था, तो उसके बारे में जितनी ये परमानेंट एक फ़ाइल मेंटेन कर रहे थे तो उसमें पीएफ फॉर्म कैसे अपडेट करेंगे, ये फॉर्म पीएफ है। इसके अलावा पीएफ फॉर्म 1 जो है इसकी इस तरीके से शक्ल है, प्रिंसिपल एड्रेस कौन सा है, स्टेटस ऑफ
दी एंटिटी क्या है, ये नेपरा जो है फेडरल गवर्नमेंट की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, या ऑटोनमस बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल रिलेशनशिप, इसका बाकी जो गवर्नमेंट की दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके साथ क्या फंक्शनरीज हैं, अगर ये कोई काम करता है तो दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो गवर्नमेंट के किस इदारे की एफिशिएंसी डायरेक्टली इससे इफेक्ट होगी, या इसकी सुस्ती की वजह से दूसरों की क्या असर पड़ेगा। तो ये सारे का सारा इसमें कवर होता है। इसके लिए ये देखें फॉर्म 2 है और इसमें साइज़ ऑफ एंटिटी है, कोर ऑपरेशनल एक्टिविटी, कॉर्पोरेट प्लान्स हैं, बिजनेस के प्रोसेसेस कौन से हैं। ये लंबे चौड़े आगे फॉर्म है, मैंने इनको कट करके थोड़ा सा जो रेलिवेंट सिर्फ आपको इसके बारे में मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देने के लिए अटैच किए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने जो इसने फॉर्म्स वगैरह के बारे में पढ़ा है उनकी शक्ल कैसी है, उनके क्या कुछ है। इसके अलावा पी फॉर्म 3 जो है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिस कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंटिंग ऑफिस का कहाँ पे है, ड्राइंग डीडीओ की कौन सा नाम है, क्या उसकी ड्यूटीज़ वगैरह हैं, लोकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम की कहाँ पे वर्किंग हो रही है, वो सारा कुछ उसने अगर देखना हो तो। इसके अलावा फॉर्म 4 है, जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। और पी फॉर्म 4 जो है ये की कॉन्टैक्ट्स के बारे में आई थिंक है। लिस्ट ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरीज जो साइन कर सकते हैं, कमर ज़मान है, हुसनैन जैगम एलवी टाइप है, तो ये सारे उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा जो है एक्सटर्नल फैक्टर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, जनरल पब्लिक की क्या राय है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन, तो ये सारी की सारी इसमें फॉर्म 6 में नोट की जाएंगी। फॉर्म 7 है, इसके बाद फॉलोइंग ऑडिटेबल रिकॉर्ड इज़ अवेलेबल। ऑडिटेबल रिकॉर्ड के बारे में जनरल लेजर, वोचर, मंथली पेरोल, इन्वेस्टमेंट लेजर, एम्प्लॉय, जीपी फंड वगैरह की सारी डिटेल्स वगैरह इसमें लिखी जाएगी। इसके बाद है फॉर्म 8 है, ये जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी की कंटैक्ट्स वगैरह, किस किस के नंबर हैं, चेयरमैन का, मेंबर का, जो उसके डिप्टी डायरेक्टर, रजिस्ट्रार वगैरह सारे जिनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए, तो ये फॉर्म इस तरीके से आपने मेंटेन करना होगा। इसके अलावा फॉर्म 9 है, अंडरस्टैंडिंग दी ऑफ एंटिटीज़ बिजनेस सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज़ कौन से हैं, फिजिकल एसेट्स कहाँ पे, रिपेयरेबल मेंटेनेंस कहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड कहाँ पे मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा फॉर्म 10 है और ये है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के लेके, एक अकाउंटिंग के कौन कौन से स्टैंडर्ड इस ऑर्गेनाइजेशन जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं अप्लाई होते हैं, इसके बारे में आपने डिटेल्स ऐड करनी होंगी। अब आज के लेक्चर की तरफ हम मूव करते हैं। तो प्लानिंग जो है, प्लानिंग आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आप काम स्टार्ट करने लगे तो उससे पहले आपका प्लान कंप्लीट होना चाहिए। तो सेम इसी तरीके से आप लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने लगे हैं, तो आपने एक परमानेंट फाइल भी मेंटेन कर ली है, आपने सारी उसकी केस स्टडी, उसकी जो हिस्ट्री है वो भी सारी पढ़ ली है, कैसे बनी, इसका पर्पज़ क्या है, इसके कितना वॉल्यूम ऑफ अर्निंग क्या है, इसके रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर क्या है, इनका प्रोसेस क्या है, ये सारी कुछ आपने डिटेल्स आपने परमानेंट फाइल में मेंटेन कर ली। अब सारी जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि इसका मेन सर्विसेज का सेक्टर है, या ये प्रोडक्शन एक्टिविटी में है, या मैन्युफैक्चरिंग है, या कौन सी ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो आप उस एरिया को कंसंट्रेट करेंगे जहाँ पे इसके ज़्यादा रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं या ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं। तो उन प्लानिंग के फेज़ में आपने सारे के सारे वो एरियाज़ को पिन पॉइंट करना होता है कि हमने इनको कंसंट्रेट करना होता है। इसके अलावा आपने कौन सा ऑडिट सैंपल लगाना होता है, सब्सटेंटिव टेस्टिंग कैसे करनी होती है, ये सारी की सारी आपने माइंड में बना लेनी होती हैं कि आपने ये काम करना है और इसको आपने रिकॉर्ड भी करना होता है। लेट्स हैव अ स्टडी ऑन दिस। इंट्रोडक्शन में अंडर द एग्जिस्टिंग गाइडेंस अवेलेबल टू दी फील्ड ऑडिट ऑफिस। फील्ड ऑडिट ऑफिस क्या होते हैं कि ऑडिट के वो ऑफिसेज जहाँ पे काम हो रहा होता है या ऑडिटर्स वगैरह जाते हैं और जाके डिपार्टमेंट्स वगैरह का ऑडिट करते हैं। अब देखें कि एक प्रोविंशियल लेवल पे भी उनके ऑफिसेज वगैरह होते हैं, फेडरेशन लेवल के भी। अगर किसी फेडरल गवर्नमेंट के किसी हेड ऑफिस वगैरह में जाके ऑडिट करना है तो वो हेड ऑफिस में बैठे होंगे और उनका फील्ड ऑफिस हेड ऑफिस के करीब कहीं होगा। और अगर वो प्रोविंशियल कैपिटल में कहीं बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, कोयटा में बैठे हैं, बलूचिस्तान के किसी एरिया में अगर ऑडिट करना चाहते हैं तो सारी बात है वो कोयटा में बैठे होंगे, तो उनके जो ऑफिसेज हैं उनमें ये काम हो रहा होना चाहिए। ऑल दी FAOs आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एनुअल कॉर्पोरेट ऑडिट प्लान कवरिंग ऑडिट ऑपरेशंस pertaining to certification compliance with authority audit and other audits like performance audit, special audit, special studies and audit of the foreign aided projects। इसका मतलब ये है, अगर फर्ज किया
एक ऑडिटर जो है या ऑडिटर का जो एक ब्रांच जो है उसकी क्वेटा में है, तो उन्होंने जो बलूचिस्तान की जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका ऑडिट करना है, तो उनके पास स्केड्यूल होना चाहिए कि इस ऑफिस का फ़लाँ डेट को हमने ऑडिट करना है, फ़लाँ डिपार्टमेंट का हमने फ़लाँ डेट को ऑफिस जाकर ऑडिट करना। उनके ये प्लान उनके पास कंप्लीट प्लान होना चाहिए, वर्किंग प्लान, कि किस तरीके से जाके वो टाइम टू टाइम ऑडिट करेंगे और उनकी रिपोर्टिंग वगैरह फर्दर उनको हेड ऑफिस वगैरह को कन्वे करेंगे। This chapter contains guidance that the auditor can use to plan their regulatory audit, which includes certification audit, compliance audit, authority audit. These guidelines do not replace the use of professional judgment. Professional judgment जो होती है ऑडिटर की एक अपना विजन होता है, जितना जिस ऑडिटर के पास एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा या उसकी क्वालिफिकेशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसका विजन और उसकी जजमेंट भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। अब ऑडिटर टू ऑडिटर वेरी कर रही होती है ये चीज़ें, लेकिन ये है कि ये जितने आपके ऑडिट प्लान हैं ये उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। जजमेंट तो आपने खुद यूज़ करनी है, उसके बाद आपने प्लान डिज़ाइन करने होते हैं। इसके बाद इंडिविजुअल ऑडिट्स मस्ट बी प्लान टू इंश्योर दैट कि एक ऑडिटर को पता होना चाहिए कि उसने किस डिपार्टमेंट का कब ऑडिट करना है, उसको परसू कब करना है, जो उसने ऑब्जर्वेशन ली है उसको फर्दर उनके ऊपर जवाब कब मांगेगा, उनकी एविडेंस को वेरीफाई कब करेगा और उनको सेटल कैसे करेगा, अगर सेटल नहीं हो सकते तो फर्दर आगे गवर्नमेंट को रिपोर्ट कैसे करेंगे। जैसे हमने देखा था कि ऑडिट जो है कौमी असम्बली में अल्टीमेटली PAC के पास जाते हैं, तो ये ट्रैवल करते हैं जूँ जूँ एक ऑडिट की लाइफ बढ़ती जाती है। अब देखें एक ऑडिटर जब जाता है किसी डिपार्टमेंट में तो वो सबसे पहले जिस जगह पर उसको शक पड़ता है तो वो नोट कर लेता है, उसके बाद वो उस डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट को बताता है कि हमारी ये ऑब्जर्वेशन है। जब वो देखता है कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन आपने इसको प्रूव करना है कि मेरी ये ऑब्जर्वेशन जो है वैलिड नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ। तो जब वो इसको वेरीफाई करेंगे, उनकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो अगर देखेगा कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन जो थी गलत थी, अब ये इसको मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए, वो वहाँ पर ड्रॉप हो जाता है। अगर फर्स्ट किया वो जो डिपार्टमेंट है वो अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाती और वो अपने ऑडिटर को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, तो ये मूव करता जाता है। ऑडिटर जो है ये एक ऑब्जर्वेशन आगे फिर ऑडिट ऑब्जेक्शन बनती है, ऑडिट ऑब्जेक्शन को फिर आगे डिफरेंट लेवल पे मूव होती जाती है, अल्टीमेटली ये PAC के पास जाती है। ये भी हम प्रोसीजर पढ़ेंगे कि ये किस किस फेज़ में कितने कितने अरसे के बाद मूव करती है, लेकिन ये जो हमारा कंक्लूड हम करेंगे सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन को, तब हम ये पढ़ेंगे। इसमें ये पॉइंट हैं, इंडिविजुअल ऑडिट्स मस्ट बी प्लान टू इंश्योर दैट कि ऑडिट के जो प्लान्स हैं वो होने चाहिए ताकि इन बातों की कंफर्मेशन हो सके। अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड टू सपोर्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन। अब ऑडिटर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करता है तो वो एवे ओपिनियन नहीं लिख देता कि ये यहाँ पे मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट किया है तो यहाँ पे सारी चीज़ें ओके हैं, या सारा कुछ यहाँ पे जो फंक्शनिंग हो रही इम्प्रॉपर है। तो इस एक जो ऑडिटर अपनी एक ओपिनियन कैम करेगा, उस ओपिनियन को सपोर्ट करेगा कि मैंने ये चीज़ें चेक की और इनमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, इन्होंने मुझे कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिया और मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी उसको इन्होंने गलत साबित नहीं किया। तो इसलिए मेरी ओपिनियन ये है कि यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हैं वो ठीक नहीं है, मैं सर्टिफिकेशन पे सेटिस्फाई नहीं हूँ, या मैं इनके जो कंप्लायंस विद रेगुलेशन की रिपोर्ट जो है वो सही नहीं दे सका। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है जो द इंटोसाई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आर कंप्लाइड विद। ऑडिट करने से ये भी आपको पता चलता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिटिंग इंस्टीट्यूट्स है उन्होंने जो स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं उनसे पता चलेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन उन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। थर्ड पॉइंट है ओनली नेसेसरी वर्क इज़ परफॉर्म। फिर इस बात से पता चलता है कि जो ज़रूरी काम है सिर्फ वही किया जा रहा है। द प्लानिंग फेज़ इन्वॉल्व द फॉलोइंग। प्लानिंग फेज़ जो ऑडिटर कर रहा होता है, जब प्लान कर रहा होता है एक ऑडिट के लिए, तो उसने ये स्टेप्स करने होते हैं। अब यहाँ पे स्टेरिक को इट्स मीन सर्टिफिकेशन और कंप्लायंस ऑडिट दोनों पे अप्लाई हो रहा है। जिसके साथ स्टेरिक यहाँ पे नहीं लगा होगा तो आपने ये समझना कि ये सर्टिफिकेशन ऑडिट के लिए पॉइंट है। डिटरमाइनिंग दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। इससे क्या पता चलता है कि ऑडिटर जो है वो देखता है कि इस जो ऑडिट वो करने जा रहा है उसका स्कोप क्या है, किस मकसद के लिए करने जा रहा है। आया कोई फ्रॉड वगैरह नज़र में आया, उस फ्रॉड के लिए सारी ऑडिट करने जा रहे हैं, या एक एनुअल जो नॉर्मली ऑडिट हो रहा होता है उसका ही एक फेज़ है, या कोई ऐसा नया इन्होंने प्रोजेक्ट लिया है जिसका आप स्पेशल ऑडिट करना चाह रहे हैं। कोई इस तरह की सर्कमस्टेंसेस जब होंगे तो ऑडिटर जब ऑडिट करने लगेगा उसको अपनी ऑब्जेक्टिव का, अपने उस काम को स्टार्ट करने का मकसद पहले पता होना चाहिए कि मैं ये ऑडिट क्यों कर रहा हूँ।
सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंड द एंटिटीज़ बिजनेस। फिर ये भी होता है प्लानिंग फेज में उसने एंटिटी जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिट कर रहा है उसको उसके बिजनेस का, यानी कैसे बिजनेस कर रही है, स्टार्ट कहाँ से होता है, इनकी परचेजेस कहाँ से होती हैं, इनकी सेल्स कैसे होती हैं, रेट क्या है, क्यों रेट होते हैं, रेट डिटरमिन कैसे होते हैं, ये सारी वर्किंग इन्होंने कैसे की हुई है, इस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी उसको नॉलेज होना चाहिए और उसके बिजनेस को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इनके रूट क्या है, मैपिंग क्या है, प्रोसेस क्या है। सेकंड लास्ट पॉइंट है असेसिंग द मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ किया आपने एक ऑर्गेनाइजेशन है मिलियन ऑफ बिलियंस रुपीज़ में वो ट्रांजैक्शन कर रही है, अगर 100-150 रुपए की कोई ट्रांजैक्शन मिस हो जाती है तो वो इमटेरियल है। अगर फ़र्ज़ किया वो 2 लाख की ट्रांजैक्शन एक मिस हो जाती है, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बिलियंस में उसके पास फंड आ रहे हैं, बिलियंस में रेवेन्यू कलेक्ट हो रही है, तो अगर 1 लाख की ट्रांजैक्शन अगर उसमें स्किप हो जाती है इट्स मीन के फ्रॉड नहीं है, वो वैसे बाई एरर भी हो सकती है। अगर फर्ज की एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है 2 मिलियन 3 मिलियन का एक्सपेंडिचर हो रहा है, छोटी सी डिपार्टमेंट है, तो उसमें 1 लाख का कोई ट्रांजैक्शन मिस हो जाती है इट्स मीन कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। तो मटेरियलिटी का जो एलिमेंट है, मटेरियल होना, साइज़ होना, वॉल्यूमिनियस कितना है, तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी कर रहा होता है। अगर फर्ज किया छोटी डिपार्टमेंट है तो एक चीज़ उसके लिए मटेरियल हो सकती है और वही जो चीज़ है किसी बड़ी डिपार्टमेंट के लिए इमटेरियल हो जाती है। तो ये है कि मटेरियलिटी का कंसेप्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। इसके अलावा है प्लान प्रेसिजन एंड ऑडिट रिस्क। इसके उनके डिसीजन क्या है, प्रिसाइज होने चाहिए उनके प्लान्स, और उसके अलावा ऑडिट के जब वो ऑडिट करने लगे तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस एंटिटी का वो ऑडिट कर रहे हैं वहाँ पे रिस्क कहाँ पे है। रिस्क का मतलब है कि ज़्यादातर चांस कहाँ पे है कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। फर्ज किया एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है कि वो करेंसी बना रही है, तो वहाँ पे रिस्क क्या होगा कि करेंसी जितनी प्रिंट होती है उतनी मार्केट में नहीं जाती, कुछ ज़्यादा प्रिंटिंग हो रही है और लोग अपनी पॉकेट में डाल के कोई फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं, तो ये रिस्क हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो पर्पज़ होता है उसमें कौन सा डेलिकेट आइटम है या कौन सा एरिया है जो दूसरे आम लोगों को फ़ायदा डायरेक्टली पहुंचा सकता है, उस पे रिस्क ज़्यादा होगा, वहाँ पे फ्रॉड, चीटिंग या कोई भी एम्बिजलमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये ऑडिटर ने रिस्क के एरियाज़ को डिटरमिन करना होता है कि ये जो एरियाज़ हैं इनमें रिस्क के ज़्यादा चांस है, तो मुझे इनको ज़्यादा कंसनट्रेट करना पड़ेगा। इस पेज का लास्ट पॉइंट है असेसिंग दी एंटिटीज सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जैसे मैंने पहले भी आपसे 2-3 दफ़ा इंटरनल कंट्रोल पे बात कर चुका हूँ। इंटरनल कंट्रोल ये होता है कि और एक ऑर्गेनाइजेशन एक अगर परचेज़ करती है तो वो परचेज़ करने के लिए जो अथॉरिटी कौन दे रही है, उसके लिए आगे मैनेजर कौन बैठा हुआ है, कलेक्ट कौन करता है, डिलीवर कहाँ पे होता है, डिलीवर की कस्टडी किसके पास है। अगर हर जगह पे एक डिफरेंट बंदा बैठा हुआ है जो इस प्रोसेस को डील कर रहा है या लुक आफ्टर कर रहा है या सुपरवाइज कर रहा है, तो इट्स मीन कि वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है। एक बंदा तो गलत कर सकता है लेकिन दूसरा बंदा उसको पकड़ लेगा कि ये तुमने गलत किया था, मेरे पास चीज़ कम आई है या ज़्यादा आ गई है। तो इस तरह की जो हैंड्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इट्स मीन वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल जो है स्ट्रांग है और रिस्क कम है फ्रॉड होने का या कोई एम्बिजलमेंट के। तो ये ऑडिटर जो होता है उसने देखना होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो ऑडिट करने जा रहा है उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। अगर एक ही मैनेजर है, खुद ही ऑर्डर करता है, खुद ही चीज़ आती है, खुद ही चीज़ इस्तेमाल करता है, खुद ही चीज़ को कंज्यूम करता है, खुद ही चीज़ को इशू कर देता है, तो इट्स मीन कि एक बंदे के पास इतने अख्तियारात हैं वो ज़रूर कोई ना कोई गलत कर सकता होगा, तो इंटरनल कंट्रोल वहाँ पे वीक हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं डिटरमाइनिंग दी कंपोनेंट्स बाय विच दी ऑडिट विल बी कंडक्टेड। और ये भी ऑडिटर देखेगा कि कौन कौन से उसके पास कंपोनेंट्स हैं जिनसे वो ऑडिट करेगा। वो सैंपल कौन से लगाएगा, टेस्ट कौन से लगाएगा और क्वेश्चनर वगैरह अगर यूज़ करता है तो वो कैसे उनको इस्तेमाल करेगा, कौन से टूल उसके पास होंगे ऑडिट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइनिंग फिनेंशियल ऑडिट एंड कंप्लायंस विद अथॉरिटी ऑडिट ऑब्जेक्टिव। और उसने ये भी देखना होता है कि उसके पास जो फिनेंशियल ऑडिट है, ट्रांजैक्शन जो मनी की हैं वो कैसे हो रही हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे जो उस डिपार्टमेंट ने रूल्स और ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है तो आया कि वो फॉलो कर रहा है या नहीं करना, ये कंप्लायंस ऑडिट में आएगा। एंड एरर इरेगुलेटरी कंडीशंस वगैरह कैसी हैं, एरर कैसी होती हैं, इरेगुलेटरी कैसी हैं, उनकी कंडीशन किस नोयत की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है असेसिंग इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल। अगर फर्ज किया एक जो है पीएसओ की आप ऑडिट करने जाते हैं तो आपको पता है जब फ्यूल वो परचेज़ करके लाते हैं उसको डिकेंट कर रहे होते हैं, मतलब बाउज़र से या जो फ्यूल टैंक होता है उसमें से निकाल के किसी और टैंक में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो फ्यूल की एवापोरेशन होना नॉर्मली एक होती है, कुदरती होती है। अगर मौसम गर्म होगा तो एवापोरेशन और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह के मैकेनिज़्म में क्या होता है कि अगर फर्ज किया 25 लाख
टन या 25 लाख लीटर का एक जो है बाउज़र, उसमें से फ्यूल ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे किसी चीज़ में, तो उसमें क्या होगा कि फ्यूल का एवोपरेशन होना नॉर्मल बात है, और 10-15 लीटर तो नॉर्मली लीकेज वगैरह स्पिलेज हो जाएगी। तो इसमें नॉर्मली ये रिस्क एरिया हो जाएगा कि इसमें इनहेरेंट रिस्क है, ये नहीं कि उसने जानबूझ के कहीं आउटफ्लो किया होगा, बल्कि वो कुदरती है कि एवापोरेशन का प्रोसीजर होता है और वो उससे लॉस भी होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल। तो ये भी उसने डिटरमाइन करना होता है कि कौन से वो टेस्ट लगाएगा। इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करेगा। एनालिटिकल प्रोसीजर पे हम आगे जाके भी बात करते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर पे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर भी इस पर बात हम करेंगे कि एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं। और सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल ये होता है कि अगर फर्ज किया आपने किसी चीज़ का ऑर्डर किया और इस चीज़ को अपने पास स्टॉक किया, उसके बाद यूज़ किया, अब उसको सब्सटेंटिव टेस्ट का मतलब ये है कि आप उसी एक ट्रांजैक्शन को पकड़ें और देखें इसकी ज़रूरत थी, हाँ जी ज़रूरत थी, तो फिर इसका ऑर्डर किसको दिया, फलाने सप्लायर को दिया। आके वो एलिजिबल है, उसको दिया जाए ऑर्डर, हाँ जी एलिजिबल है, ये उसका क्राइटेरिया है। अच्छा एलिजिबल था, उसने डिलीवरी कितने दिन के बाद दी, इतने दिन के बाद दी। अगर उसने लेट दी तो उसको जुर्माना किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये ऑडिट ऑब्जेक्शन बनता है। अच्छा अगर उसने इन टाइम डिलीवरी दे दी तो वो चीज़ कहाँ पे पड़ी है, ये पड़ी हुई है, नहीं जी पड़ी नहीं है, हमने इशू कर दी। किसको इशू की, फलान जगह को की। अच्छा उसके पास जाकर देखेंगे ये पड़ी है, नहीं पड़ी, इस्तेमाल कर दी। अच्छा इस्तेमाल कब की, फलान डेट को, ये हमारे पास कंजम्पशन का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अच्छा आपने इस्तेमाल की और उससे इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, अब आपके इतने यूनिट बने हैं या नहीं बने, नहीं बने तो इट्स मीन कि यहाँ पे आपने वो चीज़ को मिसयूज़ कहीं पे किया है। अगर वो चीज़ इतनी प्रोडक्शन हुई है, सेल हुई है, उससे रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है और आपके अकाउंट में पैसे आए, इट्स मीन वो ट्रांजैक्शन ठीक है। मतलब एक ट्रांजैक्शन को पकड़ो और उसको डिटेल से चेक करो, अलिफ से लेके जेड तक, तो मतलब उसकी आपकी ट्रांसपेरेंसी आपके पास क्लियर आ जाती है। ये होता है सब्सटेंटिव टेस्टिंग। इसके बाद सेकंड आता है द ऑडिट टीम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्लानिंग फेज़, कि ऑडिट टीम जो होती है जो प्लान कर रही होती है ऑडिट को, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। द एक्टिविटीज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्लानिंग फाइल आर कम्प्लेक्स एंड वेरीड। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती हैं कि जो एक ऑडिट टीम है उसने प्लान में क्या क्या चीज़ शामिल करनी होती है। ईच मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम शुड चेक दैट दे हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्टिविटीज़। जो ऑडिट टीम का एक सुपरवाइज़र है, एक ऑडिटर है, या उसके जो बाकी उसके अंडर काम कर रहे हैं उसके जो स्टाफ वगैरह, उनको पता होना चाहिए कि प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स आते हैं और हम ये क्यों कर रहे हैं। दैट हैव बिन असाइंड टू दैम फॉर डिटेल प्लीज़। आगे एक चैप्टर भी आएगा, उसमें भी हम देखेंगे। Based on the information noted above, head of the office is responsible for planning the activities and associated resources requirement in conducting the audit. जो ऑडिट ऑफिस का एक सुपरवाइज़र होगा या जो मैनेजर होगा, उसकी ये ड्यूटी बनती है वो देखे कि ये इन्होंने प्लान कैसे बनाए हैं, उस प्लान में कहीं लूप तो नहीं है, अगर लूप है तो वो उसको सजेस्ट करेगा, वो ठीक करेगा। द ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज़ वैल्यूएबल टूल टू अप्लाई टू दिस टास्क। तो एक जो सॉफ्टवेयर है ऑडिट प्लानिंग का, ऑडिट मैनेजमेंट का, तो वो भी इस के लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। It should also be noted that the INTOSAI audit standards require that auditors should adequately document the ऑडिट एविडेंस इन वर्किंग पेपर। तो इंटोसाई जो है उसके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं कि जो ऑडिटर है वो अपने वर्किंग पेपर तैयार करे, इंक्लूडिंग द बेसिस एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग, और वो प्लानिंग वगैरह के जितने काम हैं उनको भी नोट करे, वर्क परफॉर्म्ड एंड फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिट, और जितना उसने काम किया है वो भी नोट करे, और उसमें जो जो उसने वीक एरियाज फाइंड किए हैं उनको भी नोट करे। देयरफॉर द ऑडिट टीम लीडर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू चेक दैट द प्लानिंग फाइल इज़ कम्प्लीट। जो ऑडिट टीम का लीडर है, जो ऑडिटर है, वो इस चीज़ का जिम्मेदार है, वो देखे कि परमानेंट प्लानिंग फाइल जो है वो कंप्लीट हमने कर ली है, एंड प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द बेसिस एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग वर्क परफॉर्म बाय द ऑडिट टीम। और ये देखेगा कि ऑडिट टीम ने प्लानिंग फेज में जितने काम करने थे वो कर लिए और नोट कर लिए, और उसके बाद वो अपने साइन करेगा या सेटिस्फाई करने के बाद अगली फेज की तरफ वो मूव करेगा। It needs to be highlighted that the audit strategy and methodology recommended under FAM provide for continuous
क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू ऑल द फेजेस ऑफ द ऑडिट। तो जो फैम है, फाइनेंशियल ऑडिटिंग मैनुअल जो है, ये जो आपको स्टेप्स बताता है, उस स्टेप्स का क्या होता है कि आपका जो ऑडिट का काम होता है वो क्वालिटी वाइज बड़ा इम्प्रूव्ड होता है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है आप उसके जो जितने स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें, फैम के अंदर जितनी गाइडलाइंस दी गई हैं। वाइल रिव्यूइंग द प्लानिंग फेज, the functionaries entrusted with the quality assurance of the audit should ensure that the various steps recommended in the guidelines and respective forms have been completely followed in all respect। तो ये जो ऑडिट का लीडर होगा, ऑडिट टीम का लीडर होगा, उसने ये कंफर्म करना है कि फैम के अंदर जितनी गाइडलाइंस दी गई हैं, जितने फॉर्म दिए गए हैं, तो प्लानिंग फेज में वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। The key to maintaining the quality of the planning process itself is a review of the plan which the concerned Deputy Auditor General DAG जो है वो जिम्मेदार होगा, should supervise and approve। और उसका काम ये बनता है कि प्लानिंग फेज में जितना प्लानिंग प्रोसेस में वो काम करती है ऑडिट टीम, उनको वो दिखाए और DAG उसको कंफर्म करे और अप्रूव करे। इसके बाद आता है नेक्स्ट फेज, डॉक्यूमेंटिंग इन प्लानिंग फेज। जो आपने प्लानिंग फेज में काम किया होता है उसको डॉक्यूमेंट आपने करना होता है, उसको नोट करना होता है। तो इसमें इतनी कोई मुश्किल नहीं होगी। टाइटल ऑफ वेरियस फॉर्म्स स्पेसिफाइड इन द ऑडिट वर्किंग पेपर किट आर लिस्टेड बिलो। तो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जिसमें ऑडिट प्लानिंग का आपने काम करना होता है। ऑडिट ऑब्जेक्टिव में ऑडिट ऑब्जेक्टिव और स्कोप आपने लिखना होता है। पॉइंट्स फॉर अटेंशन एट नेक्स्ट ऑडिट के, जब आप नेक्स्ट ऑडिट कर रहे हैं तो अभी तो ये चीज़ें इस तरीके से हैं, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप ऑडिट के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट के लिए आएंगे तो आपने फ़लाँ पॉइंट्स को नोट करना है। तो ये आपने उस फॉर्म पे लिखना है कि आने वाले ऑडिट के दौरान जो भी ऑडिटर होगा वो इन एरियाज़ को ज़रूर वेरीफाई करे। इसके अलावा एंटिटी कम्युनिकेशन लेटर है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिट करने जा रहे हैं उसको जो आपने लेटर लिखा उसमें आपने क्या चीज़ लिखी, हम क्या चीज़ देखेंगे और किस हद तक देखेंगे और आपका मकसद क्या है। तो वो कम्युनिकेशन का जो लेटर आप उसको भेजेंगे वो भी आपका फिल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, लेटर कम्युनिकेट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। जो आपने ऑडिट में प्लान किया है उसमें अगर कुछ रिवीजन किया है, कुछ चेंज किया है और कोई बाद में तब्दीली आई है, कोई रूल और रेगुलेशन में या कोई पॉलिसी में चेंज आपकी नज़र से गुजरी, तो आपने उसको चेंज करना होता है। तो उसमें आपने ऑडिट मेमोरेंडम। इसके अलावा मेमोरेंडम ऑन पोस्ट प्लानिंग चेंजेस। आपने प्लानिंग के फेज़ में कुछ चेंजेस की थी पिछले जो प्लान से उनकी निस्बत, लेकिन ड्यूरिंग आप प्रोसेस जब आपने देखा तो फ़लाँ चीज़ अब और चीज़ अकर होगी, तो आपको इस एरिया को भी देखना चाहिए। आपने उस फॉर्म को भी फिल करना होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स के, इस डेट को हमने फर्ज किया इस डिपार्टमेंट का जाके ऑडिट करना है, या हमने जो ऑब्जर्वेशन लगाई थी उनसे उनका बैकअप लेना है, उन्होंने अगर कोई रिस्पांस दिया था, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए थे तो उनको वेरीफाई करना है। तो फ़लाँ डेट को आपने उस ऑब्जर्वेशन को फ़लाने अपने डिप्टी MG के साथ जिक्र करना है। तो ये डिस्कशन करनी है। तो मुख्तलिफ डेट्स आपने अपने पास रिकॉर्ड कर लेनी होती हैं ताकि आपको पता हो कि इस डेट को आपने कौन सा काम करना है। इसके अलावा टूर प्रोग्राम, आप अगर किसी डिपार्टमेंट का जाकर टूर करना चाहते हैं तो आपके पास डेट्स होनी चाहिए कि फ़लाँ डिपार्टमेंट, अगर फर्स्ट किया 10 डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं जिनको आप ऑडिट करते हैं, तो किस किस डेट को किस डिपार्टमेंट का आपने टूर करना है, तो वो आप उसमें प्रोग्राम अपना तैयार करके रखें। इसके अलावा इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड फ्राम एंटिटी ऑफिशियल्स। अगर आपने कोई जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करना है उससे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है तो उसको भी आपने नोट करना है कि फ़लाँ डेट तक हमें उसका जवाब मिल जाना चाहिए। अगर जवाब नहीं मिला तो आप उसका रिमाइंडर दें। इसके अलावा मटेरियलिटी असेसमेंट फॉर्म है कि आपने जिसका ऑडिट करना है तो इसमें मटेरियलिटी का जो एलिमेंट है, जो पहले हमने डिस्कस किया कि किस वॉल्यूम की ट्रांजैक्शन है, वो आया कि मटेरियलिटी के लिहाज से उस पर फॉल करती है या नहीं करती, तो आपने उसको भी देखना होता है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर एंड प्लान्ड प्रिसीजन फॉर्म। तो आपने प्रिसीजन फॉर्म में ये लिखना होता है कि आपकी एग्रीगेट एरर्स का कितना वॉल्यूम हो तो कवरेबल है, मतलब वो चलता है। अगर उससे बढ़ेगा तो आपने उसको पे डिटेल्स या उसकी आपने एक्सप्लेनेशन मांगनी होती है। इसके अलावा ऑडिट रिस्क असेसमेंट फॉर्म होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का भी आप ऑडिट करने जाते हैं, 10 हैं, तो उसका रिस्क असेसमेंट का कौन सा एरिया है। इसके अलावा इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट फॉर्म जो होता है वो आपने डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, तो आपने उस डिपार्टमेंट का देखना होता है कि इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट का जो फॉर्म है उसमें लिखना है कि ये इसके जो एरियाज़ हैं इसमें रिस्क इनहेरेंट है, उसमें उनका कंट्रोल जितना भी कर लें तो रिस्क है कि लॉस होगा। इसके अलावा इंटरनल
कंट्रोल क्वेश्चनर, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल चेक करना हो तो आपने सबसे पहले उसका जाके एक क्वेश्चनर तैयार करना होता है, जो उनके लोगों से या मैनेजर से आपने सवाल जवाब करने होते हैं और उनके जवाबात की वजह से आपको पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल कितना है। अगर मैक्सिमम सवालों के जवाब सेटिस्फैक्ट्री हों तो इट्स मीन कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है। अगर उनके जवाब मुतमैन आपको ना कर पाएँ तो इट्स मीन कि वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल वीक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल वीक होता है तो वहाँ पे फ्रॉड वगैरह के चांस भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, जनरल कंप्यूटर कंट्रोल के जनरली कंप्यूटर बेस्ड अगर काम है तो उसके इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में क्या कहता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर एप्लीकेशन कंट्रोल। अगर स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एक कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि वो यूज़ कर रहा है एक डिपार्टमेंट, तो उसमें कहाँ कहाँ पे मसाइल हैं, कौन कौन से उसके वीक एरियाज़ हैं, उसमें इंटरनल कंट्रोल कितना वीक है वो आपने टेस्ट करना होता है। इसके बाद आता है कंट्रोल रिस्क असेसमेंट फॉर्म है कि अगर आपके रिस्क असेसमेंट के जो एरियाज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या प्रोसीजर अप्लाई करने हैं। इसके अलावा एनालिटिकल प्रोसीजर एश्योरेंस फॉर्म है कि आपने एनालिटिकल जो प्रोसीजर अप्लाई करेंगे उस डिपार्टमेंट का ऑडिट करते हुए, तो उनकी एश्योरेंस के लिए आपने जो फॉर्म है वो फिल करना होता है। एनालिटिकल प्रोसीजर ये होते हैं कि आपने एनालिसिस करना होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का भी कर सकते हैं पिछले सालों की निस्बत और आने वाले सालों के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या उस जैसी किसी और डिपार्टमेंट में कैसे काम हो रहा है तो उसके साथ मैच कर सकते हैं। तो ये जो कंपैरेटिव आप करते हैं उसी के डाटा के साथ या कि उस जैसी किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसको हम कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। उसके बाद है सोर्स ऑफ ऑडिट एश्योरेंस फॉर्म कि आपने जो उसका ऑडिट किया है, उस जो डिपार्टमेंट का आपने ऑडिट किया है, तो ऑडिट की एश्योरेंस के लिए आप कौन से सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। आप एश्योर करेंगे कि इसका क्वालिटी ऑडिट आपने किया, लेकिन उस क्वालिटी को प्रूव करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। कम से कम आपके पास उसके सपोर्टिंग में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ट्रांजैक्शन वगैरह जो हुई हों, उनको जो आपने टेस्ट किया हो, चेक किया हो, डिटेल में आपने वेरिफिकेशन की हो, तो वो आपने सपोर्ट में लगाने, तो उससे पता चलेगा कि आपने जो ऑडिट किया उसकी एश्योरेंस हो गई है कि ये वो क्वालिटी वाइज था। इसके बाद है लिस्ट ऑफ अप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। आपने वो लॉज एंड रेगुलेशन जो उस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होते हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लाई विद करना होता है, उनकी आपने लिस्ट तैयार करनी होती है। इसके बाद है सैम्पल सिलेक्शन चेकलिस्ट कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का जब ऑडिट करेंगे तो सैम्पल कैसे लेंगे और कौन से एरिया का कौन सा सैम्पल लेंगे। तो आगे हम सैम्पल की मुख्तलिफ कैटेगरीज भी पढ़ेंगे कि सैम्पल की कितनी किस्में होती हैं और उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आपने एक लिस्ट बनानी होती है कि आप कौन कौन से सैंपल कहाँ के लगाएंगे। इसके बाद है हाई वैल्यू आइटम सिलेक्शन फॉर्म के अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके 50 बिलियन का एक्सपेंडिचर होता है, तो आपने देखना है कि 1 बिलियन या इससे ज़्यादा की कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है, तो उनको आपने डिटेल में चेक करना होता है। इसको कहते हैं हाई वैल्यू आइटम सिलेक्शन फॉर्म। इसके बाद आता है की आइटम सिलेक्शन फॉर्म कि आपके जो मेन एरियाज़ हैं उनको आपने सेलेक्ट करना होता है और उनको भी डिटेल में आपने चेक करना होता है। तो इसके बाद आता है सैम्पल साइजिंग फॉर टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल जब आप देख रहे हैं तो आपने सैम्पल का साइज़ क्या रखना है ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग था, वीक नहीं था। इसके अलावा सैम्पल साइजिंग फॉर सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल। आप अगर कोई सब्सटेंटिव टेस्ट लगाते हैं तो उसके लिए सैम्पल साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए, उसको कौन वेरीफाई करेगा, कैसे वेरीफाई करेगा और कितनी अमाउंट का कम से कम होना चाहिए जो आप सब्सटेंटिव टेस्ट के लिए सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है चेकलिस्ट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स टू बी रिव्यूड कि अकाउंटिंग के कितने एस्टिमेट हैं, उनकी कॉस्ट कितनी थी, उसके रेवेन्यूज़ कितने थे, वो सारे आप कैलकुलेट करने के बाद उनको रिव्यू करेंगे। इसके बाद है पॉइंट्स फॉर अटेंशन एट नेक्स्ट ऑडिट। नेक्स्ट ऑडिट में जब आएंगे तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको कंसीडर करने होंगे, वो फॉर्म फिल करेंगे। ऑडिट प्लानिंग चेकलिस्ट, आपने प्लान में क्या क्या चीज़ें ऐड कर ली हैं, जो जो एरियाज़ को आपने देख लिया है जिसके बारे में आपने फॉर्म फिल कर लिया उनको चेक करें और बाकी को आप NA कर दें कि नॉट अप्लीकेबल। अच्छा, क्या था द फॉलोइंग पैराग्राफ्स प्रोवाइड जनरल गाइडेंस फॉर यूजिंग द अबव मेंशन फॉर्म्स। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग इन दीज फॉर्म्स आर कंटेन इन द ऑडिट वर्किंग पेपर स्टेट विच द ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। हमने जितनी ऊपर बातें की हैं अब हम इनको ज़रा थोड़ा सा आगे फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं कि इनको आपने क्या चीज़ देखनी होती है, क्या फॉलो करना होता है। लेकिन मैक्सिमम का मैंने आपको जिक्र कर दिया है, अगर उसकी कोई दरमियान में आता है तो मैं आपको बता भी दूंगा। ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ये देखना होता है कि इस जो ऑडिट आप कर रहे हैं इसका स्कोप क्या है, इसका
पर्पज़ क्या है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख रहे हैं या आप ओपिनियन को देना चाह रहे हैं या कंप्लायंस विद अथॉरिटी आपने ऑडिट करना है या इसके अलावा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के आया कि ये ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट है या नहीं है, वो सारा कुछ आपने देखना है। इस सारे पैराग्राफ में या जितने ये पॉइंट्स हैं इनमें यही बात की गई है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट्स फॉर अटेंशन एट नेक्स्ट ऑडिट। इसमें ये बात की गई है कि आपने अभी जो चीज़ें देखी लेकिन अभी वो इन प्रोसेस थी लेकिन की वैल्यू की थी, आप ये उसमें लिख देते हैं आने वाले ऑडिट में जो भी ऑडिटर होगा वो फ़लाँ एरिया को कंफर्म करेगा, देखेगा, ताकि पता चल जाए कि इस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी परफॉर्मेंस है, या हमें पता चल जाए कि इन्होंने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो वो कंप्लीट हो चुका होगा प्रोजेक्ट, अगर इनकी एफिशिएंसी नहीं है तो वो प्रोजेक्ट अभी तक दरमियान में होगा। तो आने वाले इस डेट तक जब ऑडिटर आए तो इस चीज़ को वेरीफाई कर ले। इसके बाद है एंटिटी कम्युनिकेशन लेटर। ये होता है कि जब आप जिस ऑडिट डिपार्टमेंट का ऑडिट करने जा रहे हैं उसको आपने लिखना होता है, उसकी मैनेजमेंट को बताना होता है कि आपने ऑडिट के लिए आना है और आप ये चीज़ें देखेंगे और उस पर आप रिपोर्ट करेंगे और उसका मकसद ये है, ताकि मैनेजमेंट को पता हो और वो अपने रिकॉर्ड वगैरह आपके लिए अवेलेबल कर दें। इसके बाद है ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। आप जब प्लान करते हैं उसमें जो पिछले साल आपका प्लान था, कोई आपने पहले भी आपके ऑडिट में प्लान किया था, पहले पिछले साल में जब ऑडिट कर रहे थे तो प्लान किया था, अब दोबारा देखते हैं तो अगर कुछ उसमें चेंजेस हुई हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या पॉलिसी में या गवर्नमेंट ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं या और उनका कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, तो उस प्लान में आपने कुछ एडिशनल चेंज लानी होती हैं एज़ पर एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेज। तो अगर आपने उसको चेंज किया है तो फिर आपने प्लानिंग मेमोरेंडम में चेंज करनी होती है और उसमें नोट करना होता है। इसके अलावा यही सारी बात इसमें लिखी होगी। और इसके बाद है मेमोरेंडम ऑन पोस्ट प्लानिंग फेज। अब देखें पोस्ट प्लानिंग क्या है, एक तो प्लानिंग फेज़ है जिसमें आप प्लान कर रहे होते हैं। अगर पोस्ट प्लानिंग क्या है, जब आप प्लानिंग का फेज़ से गुजर चुके हैं और बाद में कोई ऐसी उस ऑर्गेनाइजेशन जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं उसमें कोई चेंज आई, ये गवर्नमेंट का कोई लेटर आ गया कोई जिसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि आपने ये चीज़ें अमल करनी है या इनमें कोई तब्दीली करनी है या आपने अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फ़लाँ प्रोसीजर के हिसाब से बनानी है या फ़लाने रूल को आपने फॉलो करना है, तो इसको क्या कहेंगे, पोस्ट प्लानिंग चेंजेस। अगर इस तरह की कोई चेंज आए तो आपने उसको भी रिकॉर्ड करना होता है और इस तरह की जो रिकॉर्डिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, मेमोरेंडम ऑन पोस्ट प्लानिंग चेंजेस। ये सारी बात इसी में यही लिखी होगी। इसके बाद अब इंपॉर्टेंट डेट्स का भी मैंने आपको जिक्र कर दिया कि ऑडिटर ने सारी की सारी चीज़ें हर बार वो नोट नहीं करेगा, बल्कि उसने एक फॉर्म मेंटेन किया होगा जिसमें वो इंपॉर्टेंट डेट्स लिख देगा कि हमने फ़लाँ डिपार्टमेंट का कब ऑडिट करना है, फ़लाँ डिपार्टमेंट का कब ऑडिट करना है और उन पे जो ऑब्जर्वेशन है कब किस डेट तक वो अपनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेजें। अगर वो नहीं होता तो आपने नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को उसका कब रिस्पांस भेजना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास हाईलाइटेड डेट्स होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि इस डेट को आपने ये काम कंप्लीट कर लेना है, ताकि आप पूरे साल में ये ना टेंशन में रहें कि अभी मेरा उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिकॉर्ड था, इसका क्या रिकॉर्ड था। तो आप सारी चीज़ों को एक शेड्यूलाइज करें, शेड्यूल में सारी चीज़ें चलती रहें ताकि आप उनको इनकम्प्लीट ना छोड़ें, बल्कि कंप्लीट फेज़ में कंप्लीट करने के बाद और ऑडिटर का भी एक हेडेक ना बढ़ता जाए, बल्कि वो एक अच्छे प्लान करने के बाद वो रिलैक्स होकर अपने काम को सरअंजाम दे रहा हो। टूर प्रोग्राम का मैंने आपको पहले बताया कि जिस डिपार्टमेंट का उसने टूर करना होता है वो उनको एक स्केड्यूलाइज कर ले कि हमने फर्स्ट के 2 महीने के बाद हर डिपार्टमेंट का टूर करना होता है और उनके हमने जाके चीज़ें फ़लाँ चीज़ चेक करनी होती है या उनको कुछ ना कुछ उस पर ऑडिट के पॉइंट्स वगैरह पे डिस्कशन करनी होती है, तो वो अपना एक टूर का प्लान प्रोग्राम अरेंज कर लेंगे। इसके अलावा है इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड फॉर फ्रॉम एंटिटी ऑफिशियल। अगर आपने जिस एंटिटी की ऑडिट करने जा रहे हैं